जय हिंद। ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। हम लोग जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी क्लास स्टार्ट कर देते हैं और पिछली क्लास में हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है डेफिनेशन समझा था और उसकी विशेषताएं समझा था। और आज की क्लास में हम लोग जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का महत्व देखा जाएगा, यानी समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है, और इसके साथ साथ दोष और सीमाएं देखते हुए इस चैप्टर को आज हम लोग अंत कर देंगे। वैसे तो ये चैप्टर एक दिन का ही है, लेकिन हमें इससे छोटा छोटा टुकड़ा में करके 2 दिन का लिए गए हैं ताकि आप लोग को पढ़ना जो है थोड़ा इंटरटेनमेंट वाला लगे, थोड़ा अच्छा लगे और छोटी छोटी वीडियो से आप बोर भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पर जुड़े हैं वो फटाफट क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करके जो है नोटिफिकेशन ऑल पर सेट भी कर लेंगे ताकि आपको हर समय वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। यदि उसके बाद भी नोटिफिकेशन में दिक्कत होता है और आप चाहते हैं कि रेगुलर वीडियो देखा जाए, एक भी वीडियो छूटे ना और सारे क्लास को जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाए, तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका QR कोड यहाँ पर है, उसे स्कैन कीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ आप जुड़ जाइए और वहाँ पर आपको रेगुलर जो है वीडियो की लिंक तो मिलती रहेगी। साथ ही साथ अगर चैनल में कोई भी चेंजेस होता है, कोई भी सूचना चैनल से संबंधित होता है, तो वो आपको वहाँ पर मिलेगा। और इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल से ही अकाउंटेंसी की भी क्लास करते हैं तो उसके होमवर्क लगाए जाते हैं। ठीक है, होमवर्क भेजे जाते हैं और वो होमवर्क भेजे जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप होमवर्क मिल पाए और संडे को जब हम आपका डाउट क्लास लें तो आपको वो होमवर्क समझ में आए, आपको सारे आपके डाउट्स जो है क्लियर हो जाए और आपकी अकाउंटेंसी भी अच्छे तरीके से चले। तो ये सारे काम कर लीजिएगा और बोलते नहीं है तो आप करते भी नहीं है, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करिए ताकि नए बच्चे भी हमारे साथ जुड़े और अच्छे तरीके से उन्हें भी पढ़ने में मजा आए। ठीक है, आज के टॉपिक को शुरू किया जाए। सबसे पहला टॉपिक क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। हम लोग को आज ये देखना है कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्या महत्व है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है जटिल अर्थव्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए आवश्यक। देखिए, व्यष्टि में हम लोग छोटे छोटे टॉपिक पे पढ़ते चलते थे और उसके हिसाब से हम लोग महत्व समझते थे। समष्टि में जब हम लोग महत्व समझेंगे तो हर चीज़ को बड़े लेवल पे जा करके समझना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम अगर व्यष्टि में पढ़ते थे तो आय बढ़ने से किसी एक वस्तु पे प्रभाव देखते थे कि वस्तु की मांग जो है क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। लेकिन हम दूसरे लेवल पे या अन्य लेवल पे उस वस्तु का जो है हम लोग प्रभाव नहीं देखते थे और पूरी अर्थव्यवस्था पे हम उसका प्रभाव नहीं समझते थे, केवल एक व्यक्ति के तौर पे हम लोग समझते थे। जब हम समष्टि की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसका सारा पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव देखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाती है, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाती है तो वो क्या करता है, वो व्यक्ति जो है जो भी खराब वस्तुएं होती है, जो भी कम जो है सामान्य के तौर पे निष्कृष्ट वस्तुएं जो होती हैं, ठीक है, 2 तरह की वस्तुएं होती हैं, निष्कृष्ट होता है, सामान्य होता है। तो ऐसे करने में जो निष्कृष्ट वस्तुएं होती हैं, जो फिर गिफिन गुड्स होते हैं, जो खराब वस्तुएं होती हैं, उसका डिमांड घट जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए 2 वस्तुएं, एक ले लिया हमने रेडियो, ठीक है, एक ले लिया हमने रेडियो और दूसरा ले लिया हमने टेलीविजन, है ना बात। यदि किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाएगा तो वो क्या यूज़ करेगा, रेडियो यूज़ करेगा या टेलीविज़न यूज़ करेगा। तो सबका पता है कि आय बढ़ते ही क्या होगा, रेडियो का डिमांड जो है वो कम हो जाएगा और टेलीविज़न का डिमांड बढ़ जाएगा। इसका असर हम लोग जो है व्यक्तिगत तौर पे अगर देखेंगे तो बस यही बताएंगे समष्टि अर्थ मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में कि आय बढ़ने से रेडियो का डिमांड घट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका व्यापक रूप से अर्थ समझेंगे तो पूरे के पूरे देश में रेडियो का डिमांड घट जाएगा, रेडियो का उद्योग बन जाएगा और बहुत लोगों को जो है रोजगार के अवसर जो है छीन जाएंगे। ठीक है, और टेलीविजन का डिमांड बढ़ेगा तो वो अच्छी बात है, वो अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव डाला है। तो इस तरीके से हम लोग समष्टि जब तक ना पढ़ें तब तक हम लोग अर्थव्यवस्था को पूरे अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। इसलिए हमें जटिल अर्थव्यवस्था को समझने के लिए समष्टि रूप में जाकर के सभी चीज़ों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। ठीक बात। दूसरी बात होता है हमारा क्या, दूसरी बात है आर्थिक नीतियों के निर्धारण में महत्व। अब जो आर्थिक नीतियां होती हैं वो पूरे देश को जो है अपने साथ लेकर के चलती है और पूरे देश में प्रभाव डालती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक टाइम हुआ था नोटबंदी, है ना बात, डिमोनेटाइजेशन, आपको याद होगा। उसका असर किस पे हुआ था, केवल एक व्यक्ति पे हुआ था क्या, नहीं, उसका असर पूरे देश के हर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर हुआ था। ठीक है, उसके बहुत से प्रभाव हुए थे, उससे बहुत लोग जो परेशान भी थे और बहुत लोगों को जो है वो अच्छा भी लग रहा था। बात समझे, तो उसका असर क्या हुआ था, उसका असर जो है सब पे अलग अलग तरीके से पड़ा था। बात समझ में आया। तो आर्थिक नीतियां भी जब भी बनती हैं तो वो किसके हिसाब से निर्धारण होता है, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के बाद ही कि पूरे देश में हर व्यक्ति को इससे किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, एक व्यक्ति का अध्ययन करके नहीं। ठीक बात। दूसरी बात हम लोग क्या करें, दूसरी बात है कि आर्थिक विकास का अध्ययन। अगर हमारे देश में हमें अपने देश के आर्थिक विकास को समझना है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें समष्टि अर्थशास्त्र के ही मुद्दों से पता चल पाएगा कि हमारे देश की आर्थिक विकास अच्छे तरीके से चल पा रहा है कि नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अच्छे तरीके से आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है यानी आर्थिक विकास अच्छा है, अगर हमारे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है यानी आर्थिक विकास अच्छा है, अगर हमारे देश में रोजगार बढ़ रहा है तो हमारा आर्थिक विकास अच्छा है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें जो हैं वो हमारा जब हम पूरे देश पे लेवल पे उस चीज़ों का अध्ययन करते हैं, राष्ट्रीय रूप में अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे देश में आर्थिक विकास है। और ये सारी चीज़ें जो हमारा सामूहिक चीज़ें वो अगर कम होता है, घटता है, तो हमारी आर्थिक विकास खराब है। ठीक बात, समझें। फिर इसके बाद हमारा क्या है, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए उपयोगी। इसके साथ साथ आप जान लीजिए कि ये दोनों के दोनों माइक्रो और मैक्रो, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अकेला दोनों अपने आप में पूर्ण नहीं है। अगर पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरे देश की आर्थिक नीतियों को समझना है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को जानना, अच्छे तरीके से समझना है, तो आपको इन दोनों लेवल पे अध्ययन करना चाहिए। अकेला अध्ययन करके कोई आपको
पूरी अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं होगा, है ना बात। इसलिए दोनों को देखना है। इसलिए बोला है कि व्यक्तिगत अर्थशास्त्र के अध्ययन में भी उपयोगी है। आप जो व्यक्तिगत बोलिए जो आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं उसमें आप एक चीज़ पढ़ लिया, अब उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको जब तक उसको बड़े लेवल पे ले जाकर नहीं समझेंगे तो आपको अच्छे तरीके से नहीं समझ में आएगा। ठीक बात, क्योंकि हर चीज़ों का अपना अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। हो सकता है किसी एक वस्तु का डिमांड कम हो रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति की वजह से, लेकिन सारे व्यक्ति उस तरह से उस वस्तु का डिमांड नहीं कम करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना निजी तरीके से जो है उसका चीज़ें चेंज होता है। जैसे रुचि, आदत, फैशन हर व्यक्ति का अपना अपना होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से चीज़ें हमें जो है पूरा मैक्रो लेवल पे जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक माइक्रो लेवल की चीज़ों को भी हम लोग अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो माइक्रो लेवल के अध्ययन के लिए भी हमें मैक्रो लेवल का जो है अध्ययन करना पड़ता है। ठीक बात, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या, आर्थिक उतार चढ़ावों को के ध्यान के अध्ययन में सहायक। हमारा जो आर्थिक उतार चढ़ाव है आप उसी तरह समझ लीजिए आर्थिक विकास के जरिए। जो हमारे देश की आर्थिक उतार चढ़ाव है, हमारा देश कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, कैसे उसमें क्या सिचुएशन बन रहा है, उसको समझने के लिए हमें सामूहिक रूप से या फिर हम बोलें जो है बड़े लेवल पे या फिर हम बोलें जो समष्टि अर्थशास्त्र उसका अध्ययन करने हमें आवश्यक पड़ जाता है। और लास्ट हमारा क्या, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। भाई अंतर्राष्ट्रीय जब भी बात होगा तो वो हमारे किसके साथ होगा, पूरे देश के हर चीज़ को साथ होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय तुलना में जिन जिन चीज़ की तुलना किया जाता है वो सारे टॉपिक समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए उसका अध्ययन हम लोग को करना पड़ता है। ठीक बात, तो ये हो गया हमारा समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व, क्यों हम लोग करते हैं। नेक्स्ट बात है इसकी सीमाएं वैसे ये नॉर्मल सी छोटी छोटी, जहाँ पर ये बेचारा जो है पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि अगर आप बड़े लेवल पे केवल अध्ययन करें, छोटे लेवल पे अध्ययन ना करें तभी वो सीमा, अगर दोनों लेके चलते तो फिर कोई समझ नहीं है, सीमा नहीं है। ठीक है, जैसे सबसे पहला समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है, समस्याओं की प्रकृति। भाई जब तक समस्याएं बड़े लेवल की हैं, ठीक है, तो आप उसको समझ रहे हैं। अब या फिर बड़े लेवल की समस्याओं का हो नहीं सकता है कि छोटे लेवल पे भी वैसे ही इम्पैक्ट पड़े या सब पे जो है वैसा ही इम्पैक्ट पड़े। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि महंगाई बढ़ता है तो महंगाई बढ़ने से सारे लोग परेशान नहीं होते हैं, ठीक है। अमीर तबके का लोगों को महंगाई से कोई मतलब ही नहीं होता है। भाई उनके पास इतना पैसा है कि महंगाई जितना भी बढ़े आराम से वो खरीदते हैं, आराम से वो जिंदगी जीते, तो अमीर लोगों को जो है लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिडिल फैमिली उससे परेशान होता है, मध्यम परिवार उससे बहुत परेशान होता है ना बात। लेकिन महंगाई जो है पूरे समष्टि लेवल पे हम लोग देखते हैं कि महंगाई बढ़ गया, लेकिन उसका जो व्यक्तिगत लेवल पे देखा जाए तो उसका असर अलग अलग है। ठीक है, तो समस्याओं की प्रकृति जो है उसके हिसाब से देखा जाए, ये केवल समष्टि समस्याओं को समझ सकता है, व्यक्तिगत समस्याओं को, वैश्विक समस्याओं को जो है ये उतना अच्छे तरीके से अध्ययन नहीं कराता। ठीक बात। अगली बात क्या है, सामूहिक अर्थशास्त्री विरोधाभास, जिसमें दो एग्जाम्पल। सामूहिक अर्थशास्त्री विरोधाभास मतलब वही समष्टि और व्यष्टि में आपस में बड़ा विरोधाभास है और इसी वजह से ये पूरी तरह से सही नहीं माना जाता है। जैसे सबसे पहला व्यक्ति और समाज की बचतें। देखिए, जैसे अगर व्यक्ति की बचत की बात किया जाए, ठीक है, अगर हम बात करें एक व्यक्ति की बचत, तो व्यक्ति की बचत बहुत अच्छी बात है कि नहीं बात, बोलिए है कि नहीं। अगर आप बचत करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बचत करेंगे तो भाई आपके पास पैसा रहेगा, आप भविष्य में अपना सुधार सकते हैं, आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से करते हैं, आपकी लिविंग स्टाइल जो है लाइफ स्टाइल बदल जाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन समाज की बचतें किया जाए, यानी अगर उसे बड़े लेवल पे बचत करने लगे, पूरे के पूरे समाज बचत करने लगे, तो इससे क्या होगा, इससे अर्थव्यवस्था पे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप बचत करने की सोचते हैं तो बचत करने पे क्या करना पड़ता है, उपभोग को कम करना पड़ता है कि नहीं बात, उपभोग कम करना पड़ता है। और पूरा समाज अगर उपभोग कम कर लेगा तो भाई उपभोग पूरे के पूरे देश में बड़ी कम हो जाएगा, और जब पूरे देश में उपभोग कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वस्तु का निर्माण कम होगा, क्योंकि मांग कम हो जाएगा। भाई मांग कम होगा तो निर्माण कम होगा, निर्माण कम होगा तो क्या होगा, रोजगार छीन जाएंगे, है ना बात, रोजगार के अवसर चले जाएंगे, क्योंकि भाई जब तक मांग नहीं होगा तब तक क्या है, वस्तु को बनाना नहीं पड़ेगा, और वस्तु जब तक बनेगा नहीं तब तक लोगों की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, रोजगार नहीं है, बात समझ में आए। तो समाज की बचतें जो है बड़ा बेकार चीज़ है, लेकिन वस्तु की व्यक्ति की बचतें जो है अच्छी चीज़ है। तो ये सामूहिक विरोधाभास है, आपस में दोनों जो है विरोधाभास कर रहे हैं। व्यक्तिगत लेवल पे अलग फर्क पड़ रहा है और जो है राष्ट्रीय लेवल पे यानी सामूहिक रूप से यानी जो है समष्टि रूप में अलग प्रभाव पड़ रहा है। फिर इसी तरह अगला है बैंक जमा संबंधी खतरा। बैंक जमा संबंधी भी खतरा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि अगर हम व्यक्ति की बात करें, अगर कोई व्यक्ति पैसा निकालता है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति धन निकालता है अपना, तो अच्छी बात है, क्योंकि वो धन निकालेगा तो क्या होगा, धन निकालेगा तो मांग बढ़ाएगा, है ना बात समझ में आया। क्योंकि पैसा क्यों निकलता है भाई, उसका उपभोग करने के लिए। जैसे ही धन निकालेगा तो अच्छी बात है भाई, मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ा तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं बात। आराम से अच्छा तरीके से काम चल रहा है, कोई बात नहीं, एक लेवल पे देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो अर्थव्यवस्था पे अच्छा प्रभाव डाल रहा है। लेकिन अगर सारा का सारा पूरा का समाज अगर धन निकालने लगे, यानी बैंक के जितने भी ग्राहक अगर वो सारे के सारे धन निकालने लगे, तो इसका क्या असर पड़ेगा, बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाएगा, है ना बात, बैंक फेल हो जाएगा, बैंक बंद हो जाएगा, बैंक बर्बाद हो जाएगा।
क्योंकि बैंक के पास पैसा नहीं है, सब पैसा निकालेंगे तो कहाँ से बैंक चल पाएगा। समझ में आ रहा है। तो व्यक्ति रूप में और समाज के रूप में, यानी व्यष्टि रूप में और समष्टि रूप में दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग प्रभाव डालते हैं, इसलिए इन दोनों में आपसी विरोधाभास है। ठीक है, व्यष्टि लेवल पे कुछ और चल रहा है और समष्टि लेवल पे कुछ और चल रहा है। ठीक बात। फिर इसके बाद हमारा अगला जो सीमा है वो क्या है, व्यक्तिगत इकाइयों केवल ना। जाहिर सी बात है, समष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों को क्यों लेंगे, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। हम समष्टि रूप में समष्टि चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं, कुल मांग, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते हैं, कुल जो है पूर्ति। ठीक है, ना ही कि हम एक वस्तु की या एक व्यक्ति का मांग और एक व्यक्ति की पूर्ति के बारे में देखते हैं, एक उद्योग की पूर्ति के बारे में देखते हैं, ऐसा नहीं, हम जो है पूरे की देखते हैं। तो यानी हम लोग जो है समष्टि रूप में जब भी अध्ययन करते हैं तो व्यष्टि रूप का अवहेलना करते हैं, तो ये भी इसकी एक सीमा है। ठीक बात। तो ये छोटा सा वीडियो था आज का, जिसमें हम लोगों ने समष्टि अर्थशास्त्र की जो भी बेसिक थ्योरी थी वो सारा समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो है इंटरेस्टिंग, छोटा सा वो भी वीडियो है, लेकिन उस वीडियो में हम लोग जो है सारा का सारा इस पूरे का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो जो टर्मिनोलॉजी यूज होगा, जो जो टर्म्स यूज होगा, जो जो टॉपिक, जो जो मदे यूज होगा, उन सभी मदों का हम लोग मतलब समझेंगे, अर्थ समझेंगे, मीनिंग समझेंगे। और बड़ा प्रैक्टिकल वो चैप्टर है, छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे की चीज़ें आपको समझ में आए। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस चैप्टर पर। तब तक के लिए आज इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।